बागवान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका साथी ऑर्चर्डिस्ट जीतू चौहान। पिछले 3 दिनों में जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, सैकड़ों क्वेश्चन हमारे पास आए, उनमें से मैंने कोशिश की है कि सवालों के मैक्सिमम सवालों के जवाब मैं दे पाऊं। तो बागवान भाइयों लेते हैं पहला क्वेश्चन। मोहम्मद अमीन भट्ट कश्मीर से हैं। इन्होंने प्रश्न किया था। इनके जैसे और भी बहुत सारे प्रश्न थे जिनको हमने कोरिलेट करके एक ही तरह के जिनके आंसर्स बनते थे वो हमने लिए हैं। इनका क्वेश्चन है, आई हैव नॉट मेड होइंग ऑफ एप्पल ट्रीज, नाइदर ब्रॉडकास्ट एनी फर्टिलाइजर इन माई गार्डन इन पेटल फॉल स्टेज, विच माइक्रोन्यूट्रेंट आई विल स्प्रे नाउ। मोहम्मद अमीन भट्ट जी, आप कह रहे हैं कि आपने जो है तौलिए नहीं बनाए हैं अपने ऑर्चर्ड में, और ना ही आपने कोई फर्टिलाइजर जो है अपने ऑर्चर्ड में स्प्रेड किया है, तौलिए में नहीं डाला है आपने, मतलब कोई सॉइल एप्लीकेशन जो है फर्टिलाइजर की नहीं की है, और अभी आपके पेटल फॉल स्टेज चली हुई है। तो आप ये चाहते हैं कि अब जो है आपको अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो तौलिया करने का जो हमारी जो मंशा रहती है, तौलिया करने का जो हेतु है, जो हम तौलिया क्यों करते हैं, वो इसलिए कि जमीन में जो है एरेशन बनी रहे। हम उसको इसलिए खोदते हैं ताकि सॉइल लूज रहे और क्लाइमेट से जो है एयर ऑक्सीजन जो है वो सॉइल की तरफ जो है अंदर की तरफ जो है उसका फ्लो बने, और जो माइक्रोब्स जो हमारे मित्र सूक्ष्म कीट जमीन के अंदर हैं, जो दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, जो फर्टिलाइजर को जो है अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जो कि जो है जमीन को उपजाऊ बनाने में दिन रात लगे रहते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन का प्रबंध करने के लिए हम लोग जो है तौलिए की खुदाई करते हैं। जिसके साथ साथ जो है वीड का भी जो घास आता है तौलिए में, उस घास की भी स्वतः ही अपने आप ही वो एक दूसरा हम लोगों को एक सेकेंडरी बेनिफिट हम कह सकते हैं। जो वीड भी मैनेज हो जाता है उससे, वो एक सेकेंडरी बेनिफिट है। लेकिन फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी बेनिफिट है तौलिए, एयरेशन होती है, ऑक्सीजन का फ्लो होता है। तो आपने जो है यदि इस बार तौलिए नहीं बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगली बार तौलिए बनाएं, और जितना हम 2-3 साल के बाद गैप में अगर तौलिए बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जितनी ज्यादा हम छेड़छाड़ तौलिए में करते हैं, रूट्स कटती हैं, और रूट्स कटती हैं तो डैमेज होता है तो नीचे से जो है जड़ों से सक्कर्स निकलते हैं जिनको पाल्टी भी कहते हैं, तो इससे जो है बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो इसलिए हर बार जो है तौलिए करने की जरूरत नहीं है, आप तीसरे साल जो है तौलिए को कर सकते हैं। और आपने अगर कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला है तो फिर भी आपके पास जो है एक अच्छा मौका है। पेटल फॉल के बाद जो है आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट लें जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो, जैसे 19-19-19 20-20-20। यदि इससे भी ऊपर का कोई प्रोडक्ट आपको मिलता है जिसमें नाइट्रोजन 20 से भी ज्यादा हो, इस तरह का प्रोडक्ट आप यूज करें। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि एनपीके के साथ जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवश्य होने चाहिए। तो आप जो है पेटल फॉल स्टेज पर अब एनपीके प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे करें। अगला प्रश्न हम लेते हैं अजय कुमार जी का। अजय कुमार जी का प्रश्न है, इनके साथ और भी जिन भी बागवान भाइयों के इससे रिलेटेड प्रश्न थे उन सभी का एक ही आंसर इसी में मैं क्लोज करने की कोशिश करूंगा। इनका प्रश्न है, माइट के लिए क्या एचएमओ कर सकते हैं। बिल्कुल अजय कुमार जी, माइट के लिए जो है एचएमओ आप स्प्रे कर सकते हैं। हम सभी को यह मालूम होना चाहिए कि एचएमओ की जब हम स्प्रे करते हैं 2 लीटर प्रति ड्रम के हिसाब से, मींस कि 200 लीटर पानी में आपने 2 लीटर एचएमओ हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल डालना है। और उसकी जब हम स्प्रे करते हैं आजकल, तो वो क्या करता है, प्लांट की स्किन के ऊपर, लीफ के ऊपर जहां भी गिरता है वहां जो है वो एक लेयर बनाता है, थिन लेयर बनाता है, और जिससे कि उस लेयर के अंदर एक फिल्म जैसी लेयर होती है। उस लेयर के अंदर जो भी इंसेक्ट्स, छोटे इंसेक्ट्स जो भी उसके अंदर रहते हैं या अंडे रहते हैं, उनको जो है वो लेयर सफोकेट करके मारती है। तो इससे क्या होगा, माइट के अंडे जो भी पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर या किन्हीं दरारों में है, आपने जैसे ही एचएमओ की स्प्रे की तो उससे जो है वो माइट के अंडे जो है वो मर जाएंगे, और आपकी जो है माइट की जो संख्या प्लांट के ऊपर है वो जो है वो अंडर कंट्रोल होगी। तो आप जो है एचएमओ की स्प्रे माइट के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि एचएमओ को आपने जो है प्रिकॉशनरी करना है, आपने जो है
एचएमओ माइट की बहुत ज्यादा संख्या हो गई, उसके बाद आप एचएमओ की तरफ जाएंगे तो इतना ज्यादा अच्छा वर्क नहीं करेगा। आप जो पहले से ही अगर करते हैं तो एचएमओ की 2 स्प्रे जो है आप इस सीजन में मई और जून में जो है ज्यादा माइट की समस्या रहती है। जुलाई के बाद जैसे ही मानसून आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो है माइट की समस्या थोड़ी धीमी हो जाती है। तो आप जो है माइटीसाइड से पहले एचएमओ को अवश्य ट्राई करें और माइटीसाइड की तरफ तभी जाएं यदि एचएमओ से आप जो है माइट की संख्या को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं अजय कुमार जी आपको जो है आप इस प्रश्न के उत्तर से जो है सेटिस्फाई हुए होंगे। इसके बाद लेते हैं प्रश्न मोनू भाई का। मोनू का प्रश्न है, रूट रॉट और रूट बोरर बहुत बड़ी समस्या है बगीचे में, इसको हम कैसे पहचानें कि पौधा रूट रॉट से मर रहा है या रूट बोरर से, इससे कैसे बचा जा सकता है, ऐसा कोई उपाय जो कम बजट में हो जाए। ऑर्चर्ड में माइट भी है, मैंने कल मेडन किया था और उसका मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, ऐसी कोई स्प्रे जिससे एडल्ट और एग्स दोनों मर जाएं। मोनू भाई को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि रूट रॉट और रूट बोरर ये दोनों ऐसी समस्याएं हैं जिससे जो है आज की डेट में जितने भी ऑर्चर्ड जो है डैमेज हो रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, वो जो है इन्हीं 2 कारणों से हो रही है, रूट रॉट और रूट बोरर। और इन 2 में भी अगर हम डीपली जाएं और माइन्यूटली जाएं तो रूट रॉट जो है वो ज्यादा डैमेज कर रहा है ऑर्चर्ड्स को। बहुत सारे ऑर्चर्ड जो है रूट रॉट की वजह से खत्म हो रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी घट रही है। रूट रॉट जो है ये सॉइल बोर्न डिजीज है, फंगल डिजीज है। फंगल आप सभी जानते ही होंगे, फंगस मतलब फफूंद, और जिसको जो है हम अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में मैं कहूं, हमारे यहाँ इसको भुषाड़ भी कहते हैं, जो रोटी के ऊपर भी लगती है, अनाज के ऊपर भी लगती है। ये जो फंगस है ये जो है नीचे जमीन के अंदर जब बहुतायत में हो जाती है, फ्यूजेरियम ऑफ फाइटोफ्थोरा भी कहते हैं इस फंगस का जो नाम है, ये जब बहुतायत में होती है तो ये रूट को जो है सफोकेट करती है और रूट को जो है ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से रूट्स जो है सड़ती है। तो रूट रॉट और रूट बोरर दोनों के लिए यदि हम केमिकल की तरफ कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो आपको मिलता है फंजीसाइड्स, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंजीसाइड्स जैसे डाइथिन और बेविस्टिन, आप उसकी ट्रेंचिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं हैं इसका, क्योंकि 15 दिन का जो है इसका पीरियड रहता है। 15 दिन तक ही ये जो है सॉइल के अंदर जो भी फंगस होगी उसको 15 दिन तक ये कंट्रोल रखेगी। 15 दिन के बाद इसका असर खत्म हो जाता है और उसके बाद जो है आसपास की जमीन में जो फंगस होगी वो जो है वापस दोबारा जो है वहीं डेरा डाल देती है, जिसकी वजह से पौधा बार बार, एक बार ठीक होने के बाद फिर दोबारा से जो है उसमें रूट रॉट की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए हम केमिकल प्रोडक्ट की तरफ ना जाके, केमिकल सॉल्यूशन की तरफ ना जाके, आप अगर बायो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप अगर ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास की ट्रेंचिंग करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास में आपको क्या करना है, 500 ml ट्राइकोडर्मा और 500 ml सूडोमोनास, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर आपने पाउडर फॉर्म में ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास लिया तो उसको जो है एक्टिवेट करने के लिए आपको एक अलग प्रोसेस से जाना होता है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा आपको उसमें समय लग सकता है, या हो सकता है ऐसा टेम्परेचर ना बन पाए, ऐसी स्लैरी ना बन पाए कि जो उसमें वो जो आपने ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का कल्चर लिया है वो जो है उसमें एक्टिवेट ना हो पाए। इसलिए आपको लिक्विड वाला जो है प्रोडक्ट यूज करना है। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास आपने डाला, 500 ml ट्राइकोडर्मा, 500 ml सूडोमोनास एक ड्रम के अंदर, उसको मिलाने के बाद आपको पौधे की उम्र के हिसाब से जो है उसको तौलिए में बिखेरना है और वो जो है 1 लीटर से लेके 5 से 7 लीटर तक। बहुत बड़ा प्लांट है तो 5 से 7 लीटर, छोटा 1 साल का पौधा है तो 500 ml या 1 लीटर आप डाल सकते हैं। बाकी उम्र के हिसाब से पौधे की जितनी उम्र है आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं डोज को। और यदि ज्यादा इन्फेक्शन आपके ऑर्चर्ड में लग रहा है, आपको लगता है 5-7 प्लांट या 10 प्लांट ऐसे हैं जिसमें रूट रॉट का इन्फेक्शन है, तो आप जो है इस ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से पहले जो है आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो है मेडिकल यूज में भी होता है, उसको आप जो है यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप सॉल्यूशन बनाएं और एक पौधे को 2 से 3 लीटर जो है आपने वो डालना है। वो क्या करेगा, आपकी पूरी जमीन को जो है स्टरलाइज करेगा, उसके अंदर से जो भी फ्रेंड या बैड एनिमीज है, चाहे जो भी माइक्रोब्स या फंगस होगी, उन सबको पूरी तरह से जो वो साफ कर देता है। साफ करने के बाद लगभग 20 दिन के बाद आप जो है ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास की ट्रेंचिंग करें।
तो आपका अगला क्वेश्चन था कि आपने मेडन एक दिन पहले ही किया है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि मेडन करने के बाद जो है माइट की संख्या कम हुई हो। आपको जो है, आपने जो मेडन की स्प्रे की है, इसका आपको 4-5 दिन के अंदर जो है इसका आपको असर दिखेगा, क्योंकि मेडन जो है इसके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को कम करता है। जितनी माइट्स है ये इनका रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा और संख्या इसकी नहीं बढ़ेगी। जो आपके लीफ के ऊपर जितनी संख्या है वो अभी बरकरार रहेगी, लेकिन नई संख्या जो है उसमें नहीं आएगी। अगला प्रश्न लेते हैं, ठाकुर विशाल सिंह जी का है, व्हाट इज द एज ऑफ HDP। आपका प्रश्न है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो आजकल हो रही है, इस प्लांट की जो है कितनी एज है। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि रूट स्टॉक जो प्लांट है जो हाई डेंसिटी में लग रहा है उसकी एज कितनी है। आपके ध्यान में लाना चाहूंगा ठाकुर विशाल सिंह जी कि रूट स्टॉक के जो है ओल्ड प्लांट्स, आप अगर यूरोप में जाएंगे, यहां तो आपको ओल्ड प्लांट नहीं मिलेंगे, लेकिन यूरोप में आपको जो है ओल्ड प्लांट्स रूट स्टॉक के मिलेंगे 50 से 60 साल पुराने। तो इससे जो है ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूट स्टॉक पे भी जो प्लांट आपने ग्राफ्ट किया होगा उसकी भी जो एज है वो लगभग सीडलिंग के प्लांट के बराबर ही है, लेकिन उसके ऊपर बशर्ते कोई ऐसी बीमारी ना आए जिसकी वजह से पौधा मर जाए, नहीं तो पौधे की जो उम्र है वो 50-60 साल तो है ही है। तो इस तरह से हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जो उम्र है वो 50-60 साल तो है ही है, इससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन आप किस तरह से उस ऑर्चर्ड की केयर करते हैं इसके ऊपर भी जो है वो निर्भर करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, बशरत मकबूल जी का, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोस्टिमुलेंट्स और कैल्शियम बोरोन स्प्रेज इन स्कैब इंसिडेंस। इनका प्रश्न ये था कि जम्मू कश्मीर में जो है जब भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की या बायोस्टिमुलेंट की स्प्रेज करते हैं तो वहां पर जो है वहां के जो दुकानदार हैं वो जो है उनको इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या बायोस्टिमुलेंट्स की स्प्रे के बाद जो है वो फंजीसाइड की स्प्रे करवाते हैं। उनका कहना यह है कि 2 दिन के बाद फंजीसाइड की स्प्रे करें, नहीं तो जो है स्कैब जो है नहीं तो ऑर्चर्ड में ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा बशरत मकबूल जी कि आपने यदि कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट या बायोस्टिमुलेंट ऑर्चर्ड में किया है, अपने प्लांट के ऊपर किया है, तो ये जो है आपके पौधे को मजबूत बनाएगा। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लगभग सभी जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे कॉपर है, चाहे बोरोन है, चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन है, पोटाश है, फास्फोरस है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये बीमारी से पौधे को बचाते हैं, ना कि बीमारी लगाते हैं। इसका मतलब आपको पता ही होगा, जैसे जिंक बेस्ड फंजीसाइड्स आते हैं, जैसे जीरा में उसमें जिंक होता है, सिलिका बेस्ड फंजीसाइड्स आते हैं, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स आते हैं। मींस कि जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है बहुत सारी बीमारियों से पौधे को बचाते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है वो बढ़ाते हैं, ना कि घटाते हैं। इसलिए यदि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्प्रे कर रहे हैं तो उसके बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे जो है स्कैब बढ़ेगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कश्मीर में जो है यदि आपने स्प्रे कर दी है, स्प्रे करने के बाद में भी हो सकता है वहां पे जो है नमी ज्यादा रहती हो कश्मीर में, और जिसकी वजह से जो है आपने जो स्प्रे की वो उसको सूखने में जो है वो 8 से 10 घंटे लग जाते हो। मे बी मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि शायद ऐसा होता हो, जिसकी वजह से जो भी स्कैब है या अल्टरनेरिया है या मार्सोनिना है, जिसके भी स्पोर्स आपकी प्लांट के ऊपर हैं, वो जो है रिप्रोडक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं यदि आपने स्प्रे करने के बाद वो पत्तियां जो है जल्दी नहीं सूख रही हैं। तो इसलिए हो सकता है कि वहां के जो भी दुकानदार है वो आपको फंजीसाइड रिकमेंड करते हो स्प्रे के लिए, अन्यथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करने के बाद फंगस बढ़ जाए ऐसा मुझे कतई नहीं लगता है, और ना ही ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं सुरेंद्र शर्मा जी का, लीव्स आर नॉट हेल्दी दिस ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर स्पेशली रीग्राफ्टेड रेडलम गाला प्लांट। इनका प्रश्न है कि रेडलम गाला के प्लांट में जो है पिछली बार से इस बार थोड़े वीक लीफ है, इतने अच्छे हेल्दी नहीं है जैसे पिछली बार थे। तो इसमें जो है हो सकता है आपने जो बडवुड लिया है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू के स्पोर्स उसके बड्स के अंदर पहले से हो,
तो आप ये चेक करें कि कहीं उसमें पाउडरी मिल्ड्यू तो नहीं है, इस वजह से जो है लीफ उसमें वीक आई हो। और इसके लिए आप जो है प्रिकॉशनरी स्कोर की स्प्रे कर दें उसके ऊपर, हेक्साकोनाजोल जिसके अंदर होता है, आप उसकी स्प्रे कर दें, और ताकि जो है उससे पाउडरी मिल्ड्यू यदि उसमें है तो वो जो है ठीक हो जाए। आप जो है वीडियो को साथ में शेयर भी करते जाएं इस लाइव सेशन को, ताकि बाकी बागवान भी जो हैं उनको भी जो है इन प्रश्न के उत्तर से उनको भी कहीं ना कहीं इसका लाभ मिले। अगला प्रश्न हम लेते हैं नीरज एंड विलक्षण सिंह जी। विलक्षण सिंह जी भद्रवा डोडा जिला जम्मू कश्मीर से हैं, और इनका प्रश्न है सॉइल मैनेजमेंट एप्पल प्लांट्स में जनवरी से दिसंबर तक कैसी होनी चाहिए। विलक्षण सिंह जी, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि बागवानी यदि हम कर रहे हैं तो हमको जो है सॉइल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पौधा जो हमने एक बार लगाया वो लॉन्ग लास्टिंग है, 40 से 50, 60 साल, 70 साल तक वो पौधा चलना है, और उस जमीन जो है वो उसमें जो जमीन प्लांटिंग के वक्त है वही जमीन उसमें लास्ट तक भी रहनी है। और इससे भी बड़ी बात अगर मैं कहूं तो हमको जो जमीन हमारे पूर्वजों ने सौंपी है उपजाऊ उर्वरक, वही वैसी ही जमीन उपजाऊ और उर्वरक हमको जो है अपनी अगली पीढ़ी को भी सौंपनी है। ये जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर है। इसलिए ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि सॉइल मैनेजमेंट जो है कैसे करनी है। हमको जो है सबसे ज्यादा ये ध्यान देना है कि जमीन में हम कम से कम रसायनों का छिड़काव करें, हो सके तो रसायनों को बंद करें। लेकिन यदि आपको लगता है कि रसायन के बगैर आपकी बागवानी नहीं हो सकती है, आपके माइंड के ऊपर इतना हावी अगर रासायनिक उर्वरक हैं, तो आप जो है इसकी रासायनिक उर्वरक की डोज को थोड़ा कम करें, और जिस वक्त जिस रसायन की जरूरत हो उस वक्त उसी रसायन का छिड़काव जो है अपने सॉइल के ऊपर, अपने खेत में या तौलिए में करें। अन्यथा बेवजह जो है जिसकी जरूरत नहीं है उसकी आप छिड़काव जमीन में ना करें। और साथ ही साथ आपको जो है अपनी जमीन की का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हर बार जो है आपने ये सोचना है कि मैं जमीन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज डालूं जिससे जो है ऑर्गेनिक मैटर जमीन का बढ़े, जमीन जो है वो पोली हो, वो हल्की हो, लाइट बने सॉइल, और उसमें जो है पोर्स बने रहें, उसमें एरेशन बनी रहे, और उसके अंदर जो है केंचुओं का जो है चलना फिरना बना रहे। और इस तरह की जब हम सॉइल बनाते हैं तो पौधा जो है स्वस्थ रहता है, उसको जो है भोजन की, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहती है। इसके लिए आपको जब आपके ऑर्चर्ड के अंदर जो घास है उस घास को काट करके वापस उसी ऑर्चर्ड को देना चाहिए, और हो सके तो बाहर से भी आप जो है खरीद करके घास, पराली, भूसा, कुछ भी इस तरह का जो है, इस तरह की कोई भी आइटम जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता हो, उसको जो है अपने ऑर्चर्ड में आप इंट्रोड्यूस करें, ताकि आपकी जमीन जो है और उपजाऊ बने और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़े, जिससे जो है आपको अच्छे फल, अधिक उत्पादकता और अधिक गुणवत्ता भी मिले। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। दिनेश अवस्थी जी का प्रश्न है, आप साथ में शेयर भी करें इसको। दिनेश अवस्थी जी का प्रश्न है, व्हाट टू डू फॉर कलर इन लोअर एलिवेशन। बहुत ही उम्दा प्रश्न इन्होंने पूछा है, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है कि लोअर एलिवेशंस में कलर के लिए क्या किया जाए। दोस्तों, आपको मैं कहना चाहूंगा कि जो एप्पल फार्मर है उसको जो है फार्मर ऑफ द लाइट भी कहा जाता है। मतलब एप्पल फार्मर वो फार्मर है जो है किसकी किसानी करता है, सनलाइट की। तो सनलाइट की किसानी का मतलब है कि यदि आप सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्ट करते हैं तो आपके ऑर्चर्ड में जो है बीमारियां कम आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और साथ ही साथ क्वालिटी बढ़ती है, और कलर ज्यादा अच्छा आता है यदि आप सूरज की किरणों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपका प्रश्न है कि कलर के लिए क्या करना है लोअर एलिवेशन में। सबसे बड़ी जो बात है कि आपको जो है कैनोपी की प्रूनिंग ऐसी करनी है कि उसमें विंडोज बने, उसमें जो है उसको जो है खोलना है विंडोज बना के, ताकि धूप जो है कैनोपी के अंदर तक जाए। जितनी ज्यादा सन पेनिट्रेशन होगा, जितनी ज्यादा धूप की किरणें कैनोपी के उस प्लांट के अंदर जाएंगी, उतना ही अच्छा कलर जो है आएगा। और दूसरी चीज, जहां बागवान भाई मुझे लगता है जो
करते हैं वो ये है कि नाइट्रोजन की डोज एक्सेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है कलर नहीं आता है। क्या आप जानते हैं कि कलर आने में जो है पोटाश और फास्फोरस का बहुत बड़ा योगदान है, और जितना योगदान पोटाश और फास्फोरस का कलर लाने में है, उतना ही ज्यादा योगदान नाइट्रोजन का कलर को बिगाड़ने में है। इसलिए नाइट्रोजन आपको जो है पेटल फॉल से पहले पहले जो नाइट्रोजन आपने सॉइल में डाल दी वो डाल दी। पेटल फॉल के बाद आप सॉइल में जो है नाइट्रोजन को डालना या तो बिल्कुल बंद करें या फिर उसको नाम मात्र डालें, और आपने डाला भी है तो उससे डबल आपको जो है पोटाश जरूर डालना चाहिए, जिससे कि कलर आने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ मैक्सिमम बागवान भाई क्या करते हैं, पेटल फॉल के बाद भी जब डेवलपमेंट स्टेज होती है फ्रूट की, जब दाने का साइज बड़ा हो रहा होता है, तो बहुत सारे बागवान भाई जो है टॉनिक के नाम पर नाइट्रोजन की स्प्रे करते जाते हैं, 2 स्प्रे 3 स्प्रे 4 स्प्रे। वो पहले साइज बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, और बाद में जैसे ही मार्केट देखते हैं कि मार्केट जो है खुल गई है, 2500 बिक रहा है, 3000 बिक रहा है, फिर वो जो है कलर के लिए दौड़ना शुरू करते हैं। इस तरह से नहीं हो सकता है कि आपको 10 दिन के बाद सेब तोड़ना है, 10 दिन पहले आप कलर के लिए कुछ करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप जो है इसके बाद अब जो है कलर आपके ऑर्चर्ड में जल्दी से आए। इसके लिए आपको पेटल फॉल से ही ध्यान रखना है। पेटल फॉल से आपको जो है नाइट्रोजन की एप्लीकेशंस, नाइट्रोजन जो भी आप डाल रहे हैं उसको आपने कंट्रोल करना है, पोटाश को बढ़ाना है। और साथ ही साथ अगर आपने विंटर्स में कैनोपी को सही नहीं किया है, प्रूनिंग आपने सही से नहीं की है, आपने जो है लाइट पेनिट्रेशन नहीं बढ़ाई है, आपने कैनोपी के अंदर विंडोज नहीं खोली है, तो आपको जो है समर प्रूनिंग पे जाना चाहिए। आपको जो है लीफ को कम करना चाहिए ताकि जो है अंदर धूप आए, जो भी नई ग्रोथ है उसको मैक्सिमम जो है आप कोशिश करें कि नई ग्रोथ को आप 50% तक जो उसको काट दें, ताकि अंदर को जो है धूप जाए। इससे भी आपको जो है कलर आने में आसानी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं दिनेश अवस्थी जी आपको जो है इस प्रश्न के उत्तर से लाभ मिलेगा, और आपके साथ साथ बाकी बागवान भाइयों को भी मिले। आप जो है इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। अगला प्रश्न लेते हैं कुकू नेगी बिष्ट जी का और रोहित जी का, दोनों का सेम प्रश्न है। बायो प्रोडक्ट्स की ड्रेंचिंग करनी थी, पाउडर ठीक रहेगा या लिक्विड? पंजाब से जो भूसा लाया है मुझे भी वो डालना था। कुकू नेगी बिष्ट जी और रोहित जी आपका कलेक्टिव क्वेश्चन है। बायो प्रोडक्ट की अगर ड्रेंचिंग आपको करनी है तो आप ये कोशिश करें कि आप जो है लिक्विड बायो प्रोडक्ट लें, क्योंकि उसमें जो फंगस होती है वो जो है प्री एक्टिव मोड में रहती है, और उसको आपने पानी में मिलाया, ड्रम के अंदर आपने उसको डाला और मिक्स करके सीधा तौलिए में डाला, वो जो है सीधा काम करने के मूड में रहती है। यदि आप पाउडर फॉर्म में बायो प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें जो है वो इनएक्टिव स्टेज में फंगस रहती है, जिसकी वजह से आपको जो है ड्रम के अंदर बेसन, गुड़, पानी ये सब मिला के, उसमें कुछ दालें भी आपने डालनी होती है, दालों का पाउडर, फिर उसको जो है आपने हिलाते रहना है, मिलाते रहना है। फिर उसमें टेम्परेचर का भी सही जुगाड़ बनना चाहिए, तब जाके जो है वो एक्टिव स्टेज में आती है। और ये कोई पता नहीं कि एक्टिव स्टेज में आई या नहीं आई, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप जो है लिक्विड प्रोडक्ट का यूज करें। और आपका प्रश्न साथ में ये भी था कि पंजाब से आपने जो भूसा लाया, हमने जो है पंजाब से धान की पराली लाई है, जिसको पैडी स्ट्रॉ कहते हैं, वो हमने लाई। उसको जो हमने बिछावन के तौर पर जो है पौधों के तौलिए में डाला है, ताकि मॉइस्चर भी रिटेन हो, और साथ ही साथ जो है खरपतवार से भी हमको जो है आजादी मिले। तो लेते हैं अगला प्रश्न रमेश जी का। रॉयल में थिनिंग और समर प्रूनिंग जो है कब होती है? आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी एप्पल के प्लांट में थिनिंग जो है वो जो ब्लूम होता है, किंग ब्लूम होता है, जब फुल फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर होती है, उससे जो है 45 दिन के अंदर थिनिंग का काम जो है वो निपट जाना चाहिए। 45 दिन के बाद थिनिंग का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता, हालांकि कम मिलता है। आपको मैं समझाना चाहूंगा प्रोसेस, क्योंकि फुल फ्लावरिंग से 45 डेज तक जो है सेल डिवीजन का कार्य प्लांट के अंदर हो रहा होता है। इससे जो है सेल डिवीजन जो है वो एक एक फ्रूट को जो है उसका बंटवारा होता है। तो वो जो सेल डिवीजन का बंटवारा होता है, जितने सेल जिस फ्रूट के पास आएंगे उतना उसका साइज बढ़ने की गुंजाइश रहती है। तो इससे पहले जिस
फ्रूट को आप काट रहे हैं, मान लो आप 45 दिन के बाद काट रहे हैं, तो उस फ्रूट को जिसको आपने काटा वो फ्रूट जो है सेल डिवीजन सेल्स लेके, उसके पल्ले में भी जो है सेल्स मिल चुके हैं और वो उस सेल को लेके निकल जाएगा। इसलिए वो सेल उसके पास में मिले ही ना, आप जो है उसको 45 डेज से पहले ही थिन आउट कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि 45 डेज के बाद भी जब आप फ्रूट को काटते हैं उसके बाद जो सेल एक्सपेंशन का काम होता है, जितने सेल्स एक फ्रूट को मिल गए अब जो है उन सेल्स को एक्सपेंड करना है। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट उस फ्रूट के अंदर जाता रहेगा वैसे वैसे उन सेल्स का एक्सपेंशन होगा, जिससे कि जो है पल्प बढ़ता है और पल्प बढ़ने के साथ साथ फ्रूट का जो है साइज बढ़ता रहता है। तो आप जो है यदि 45 डेज के बाद करते हैं तो जो है सेल एक्सपेंशन में उसका फायदा मिल सकता है, लेकिन ज्यादा फायदा लेने के लिए आप ब्लूम के 45 डेज के अंदर थिनिंग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है मनीष जी का, स्कैब को कैसे कंट्रोल करें? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपका मनीष जी। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर कुछ चंद शब्दों में या चंद सेंटेंसेस में देना बहुत टफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्कैब को रोकने के लिए सबसे पहले आपको जो है सैनिटेशन ऑर्चर्ड में प्रॉपर रखना है। मतलब कि ऑर्चर्ड के अंदर जो है एयर फ्लो सही हो, जितना ज्यादा एयर फ्लो होगा उतनी जल्दी जो है पत्ते के ऊपर से नमी उड़ जाएगी या नमी सूख जाएगी, जिससे कि जो है स्कैब को जल्दी जो है प्रोपेगेट करने में या अपनी संख्या को बढ़ाने में या रिप्रोडक्ट होने में या एस्कोस्पोर्स को बढ़ाने में, कॉनिडिया को बढ़ाने में जो है ज्यादा समय उसको नहीं मिलेगा, एक सही वातावरण उसको, अनुकूल वातावरण उसको नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो है ऑर्चर्ड में सैनिटेशन प्रॉपर रखें, जो कि मैं हर बार जो है हर वीडियो में लगभग मैं बोलता रहता हूं कि प्रूनिंग को जो है ऐसे करना है ताकि ऑर्चर्ड के अंदर जो है एरेशन हो, हवा जो है उसके अंदर सही से चले और ज्यादा से ज्यादा हवा चले, ये आपको करना है। और उसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन है फंजीसाइड्स का, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स, सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं। इन फंजीसाइड्स को आपने जो है अब इसके बाद, क्योंकि पिंक बर्ड के बाद जब पिंक बर्ड स्टेज निकल जाती है तो जो ओवर विंटरिंग स्पोर्स जो है लीफ के ऊपर होते हैं, जो तौलिए में पड़े होते हैं या खेत में पड़े होते हैं पतझड़ के बाद, उनमें जो स्पोर्स रहते हैं पिछले वर्ष के, वो जो है पिंक बर्ड के टाइम में जो है ऊपर उठते हैं। उन ऊपर उठे स्पोर्स के आगे बढ़ने का समय हो चुका है, वो इसका मतलब अभी तक जो है ऑर्चर्ड में इंट्रोड्यूस हो चुकी होंगी। तो आपको जो है कॉन्टैक्ट और सिस्मिक फंजीसाइड्स करते जाना है, और साथ ही साथ एक के बाद दूसरी स्प्रे जब आप करते हैं तो रिपीटेटिव स्प्रे जो है एक ही सॉल्ट की बिल्कुल भी ना करें। मतलब एक केमिकल को दोबारा आपने यदि अभी मैनकोजेब किया है तो अगली स्प्रे में भी मैनकोजेब नहीं करना है, आपको जो है दूसरा सॉल्ट उस वक्त लेना है, आपको दूसरा केमिकल लेना है, उसके बाद तीसरी या चौथी में आप जो है उसको रिपीट कर सकते हैं। बट कोशिश ये रहे कि पूरे स्प्रे सीजन जब रहेगा, जो स्प्रे शेड्यूल रहता है पोस्ट हार्वेस्ट तक का, उसमें जो है आप फंजीसाइड्स को दोबारा जो है बिल्कुल भी रीयूज ना करें। तो फिलहाल मुझे लगता है बागवान भाइयों काफी प्रश्न हमने ले लिए हैं, और बहुत सारे बागवान भाइयों के प्रश्न मैं नहीं ले पाया हूं, थोड़ा सा बैठने को भी टेढ़ा है, मैं थोड़ा थक भी गया हूं, और कोशिश करूंगा अभी कल भी वीडियो अपलोड होनी है, परसों भी अपलोड होनी है, 3 वीडियोस के बाद चौथी जो है फिर से क्वेश्चन आंसर सीरीज रहेगी। तो उस दिन कोशिश करूंगा अभी जो प्रश्न छूट गए हैं उनके आंसर देने की। तो आप जो है इस वीडियो को भी लगातार शेयर करते रहें, और जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, कल भी जो है एक टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड होगी, उस वीडियो को देखें भी और साथ ही साथ उसको शेयर भी करें, ताकि बाकी सभी बागवान भाइयों के पास भी वो वीडियो जाए। और वीडियो देखने के बाद अपने जो है प्रश्न अवश्य करें, ऊपर लिंक में जाकर के लिंक क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और अपना प्रश्न जरूर डालें, क्योंकि मैं देखता हूं हमारे बागवान भाई जो हैं, जो पहाड़ी होते हैं, वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, वो शर्माते भी। आप अपना प्रश्न बेबाकी से, उसमें कोई टेक्निकल लैंग्वेज, कोई साइंटिफिक लैंग्वेज, उसमें कोई इंग्लिश जरूरी है ऐसा नहीं है, आप हिंदी में डालें, आप इंग्लिश में डालें, आप बाइलिंगुअल में डालें, आप पहाड़ी में डालें, मुझे समझ आ जाए प्रश्न, बस इस तरह आपने जो है प्रश्न अपना रखना है। तो बागवान भाइयों अपना प्रश्न जरूर तैयार रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लीव करने से पहले शेयर जरूर करें, तभी आपका मैं धन्यवादी भी रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।